Hello to all of you. Once again, I welcome to all of you in this series of UPSC CSE prelims paper GS discussion with detailed solution 2022. नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूपीएससी के जीएस प्रीलिम्स पेपर के डिस्कशन सेगमेंट में। अब तक हमने 40 क्वेश्चंस के डिस्कशन किए हैं। 20 क्वेश्चंस के 2 वीडियो बन चुके हैं और इस तीसरे सेगमेंट में आपका स्वागत है। और ये हम लोग बात करेंगे अभी 41 to 60 क्वेश्चंस के डिस्कशन की। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 41। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, इंट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर। एक सीधी सी बात समझ लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए पूरा। सवाल कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विवादों, बंद, छटनी और श्रमिकों को रोजगार देने वाले कारखानों में छटनी की जानकारी संकलित करता है? तो उसका सही जवाब है पहला ऑप्शन ए कहता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, लेबर ब्यूरो, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं भारत में, उन फैक्ट्रीज में वर्कर से रिलेटेड, वहां के मजदूरों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितना भी विवाद है, जितना भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट देखता है, वह है लेबर ब्यूरो। ओनली एंड ओनली लेबर ब्यूरो, इसके अलावा और कोई नहीं। क्लियर है? तो भारत में जितना भी ये सारा चीज है वह कौन सॉल्व करेगा? केवल और केवल लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो। करेक्ट ऑप्शन सी। लेबर ब्यूरो हैज बीन ब्रिंगिंग आउट स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहे। Based on voluntary returns received every month from the labor departments of the states and union territories and the regional labor commissioners. Got it? And the labor regional commissioners. Question number 42. In India, what is the role of coal controller organization? भारत में जो कोयला नियंत्रक संगठन है CCO, उसका क्या कार्य है या उसकी क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन कहता है CCO इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली सही है। ये भारत में जितना भी कोयला है और कोयले को लेकर के जितना भी कंट्रोल है, जितना डेटा है, जितना स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वो सबका एक ही अथॉरिटी है, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO। यानी पहला सही है, यानी सिर्फ एक कटा। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स। कहा बिल्कुल ये भी सही है। कहता है कि इसमें जितना भी कोयला है, जो भी इसके पास कोल ब्लॉक्स हैं, उनको ये मॉनिटर करता है, उनको ये प्रोसेस करता है और एनुअल रिपोर्ट भी ये गवर्नमेंट को सबमिट करता है, एनुअल रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है। ठीक है। तीसरा कहता है कि इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। तीसरा भी सही है। ये कहता है कि कोल कंट्रोलर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस एक्ट के तहत, जो सारे ऑब्जेक्शंस को सुनता है, जो सारे नोटिफिकेशन को कंसिडर करता है, जो भी कोल बियरिंग एरियाज के रिलेटेड होते हैं। यानी इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, आइए देखा जाए एक्सप्लेनेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कोल कंट्रोलर हैज बीन मेड the statistical authority with respect to the coal and lignite statistics, entrusted with the responsibility of carrying out annual coal and lignite survey and publishing of provisional coal statistics and coal directory of India। यानी कोयले से रिलेटेड, कोल ब्लॉक से रिलेटेड, कोल खदानों से, कोल माइंस से रिलेटेड जितना भी डेटा है, जितने भी आंकड़े हैं, वो सारे आंकड़े
कौन देखता है? तो CCO देखता है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन देखता है। दूसरा भी करेक्ट है, फंक्शनिंग ऑफ द कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मॉनिटरिंग कैप्टिव माइंस को मॉनिटर करने का कार्य भी इसी संस्था का है। एंड कोल कंट्रोलर इज द कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टू हियर एनी ऑब्जेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन related to the acquisition of coal bearing land and to furnish his reports to central government। यह सब कुछ सुनता है और अपनी रिपोर्ट को किसे देता है? केंद्रीय सरकार को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करता है। इज दैट क्लियर? 43वां प्रश्न कहता है, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, कहा यदि भारतीय संविधान में किसी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में लाया जाए, समझ लीजिएगा 5वीं सूची किससे रिलेटेड है? 5वीं सूची रिलेटेड है शेड्यूल्ड एरियाज से, रिलेटेड है अनुसूचित क्षेत्र से रिलेटेड है। तो कहता है ऑफ इंडिया Which one of the following statement best reflect the consequences of it? इनमें से कौन सा कथन है जो इसे अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है? A. They should prevent the transfer of land of tribal people and non-tribal people। कहा कि यह ट्राइबल और नॉन ट्राइबल पीपल को क्या करता है? जमीन हस्तांतरित, यह आदिवासी लोगों को भूमि, यह आदिवासी लोग, ये टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल्स पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। कहा आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने से रोकेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ट्राइबल लैंड है, अगर शेड्यूल्ड एरिया है, तो वह गलती से भी किसी नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर्ड नहीं होगी। ट्राइबल लैंड हमेशा किसको ट्रांसफर होगी? केवल और केवल ट्राइब्स को ही ट्रांसफर होगी। जो ट्राइबल एरियाज हैं जो फिफ्थ शेड्यूल में हैं, वहां जाकर के आम आदमी जो उस ट्राइब से नहीं है या जो ट्राइबल नहीं है वह जमीन परचेज नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर? दूसरा कहता है दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। कहता है कि यह जो है उस क्षेत्र में स्थानीय स्वशासी निकाय का निर्माण करेगा। देखो स्थानीय स्वशासी निकाय तो होता है बट वो फिफ्थ शेड्यूल में नहीं आता है। स्थानीय स्वशासी निकाय आता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तो होती है लेकिन वह गवर्निंग बॉडी नहीं होती है और उसका निर्माण फिफ्थ शेड्यूल में नहीं होता है। सी कहता है यह उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश, गलत है, ये भी इसके तहत नहीं आता है, ये भी इसके तहत नहीं आता है। और कहता है ऐसे क्षेत्रों वाले राज्यों को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा। भैया ये सब बात 5वां शेड्यूल में नहीं है। आप 5वें शेड्यूल की अगर बात करोगे तो फिफ्थ शेड्यूल में ए के अलावा कोई शामिल नहीं है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस फॉर the peace and good government of the scheduled area after consulting the tribe advisory council. Such regulations may prohibit or restrict the transfer of land by tribals to non-tribal member or among the members of scheduled tribe. Clear है? B incorrect है, C और D incorrect को बता दिया। आइए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। 44वां सवाल हमारे स्क्रीन पे। Consider the following statements. The India Sanitation Coalition is platform to promote sustainable sanitation and is funded by the Government of India and the World Health Organization. कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्वतंत्र स्वच्छता संगठन स्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच, क्या है? स्थायी को बढ़ावा मंच है। इसे भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या किया जा रहा है? फिनांस किया जा रहा है। इसे भारत सरकार और, ये गलत है, ये जो आईएससी है, जो आईएससी जिस आईएससी की बात करता है इंडिया सैनिटेशन कोलिएशन, यह जो है एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है,
फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इसमें सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी हैं, इसमें मीडिया ग्रुप्स भी हैं, इसमें बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सपर्ट्स भी हैं। अतः इसमें केवल 2 लोग भारत और विश्व संगठन, गलत है ये बात, ठीक है, इसमें तमाम लोग हैं। कहा राष्ट्रीय शहरी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ तक तो सही है। नेशनल अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एपेक्स बॉडी होता है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी आवास मंत्रालय का। यह सबसे एपेक्स बॉडी, बिल्कुल सही बात है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया। बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, हमारे के यहाँ जो राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान है भारत सरकार में, उसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय है ये, और नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान। और वह शहरी भारत की चुनौतियों को रिजॉल्व करने के लिए नए नए प्रयास भी करता रहता है। बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, आपको बताया ISC इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म, ब्रिंग्स टुगेदर द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, मीडिया डोनर्स, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, सिविल सोसाइटी, मतलब तमाम लोगों का वो पार्टनरशिप मॉडल है, अकेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड बैंक का नहीं है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज द एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बनाइजेशन। Question number 45. Which one of the following has been constituted under the Environment Protection Act 1986? कहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसका गठन किया गया था? ऑप्शन ए सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, डी है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। देखो जल से तो जुड़ा हुआ तो तय है, लेकिन आपको सिर्फ फंसाने के लिए कहा गया, इसका सही जवाब सी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है 1986 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत अंडर द सेक्शन 3 इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 3। ठीक है, आइए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दैट्स ऑल। 46 क्वेश्चन। With reference to the United Nations Credentials Committee, consider the following statements. संयुक्त राष्ट्र प्रमाण पत्र समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गठित एक समिति है और इसकी देखरेख में काम करती है। दूसरा, यह परंपरागत रूप से हर साल मार्च, जून और सितंबर में मिलता है। और तीसरा, यह महासभा को अनुमोदन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की साख का आकलन करता है। ठीक है, क्या करता है यह उनकी, आपको बताना इसमें से सही क्या है। ठीक है, कहता है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गठित एक समिति है। गलत है, पहला गलत है, सॉरी पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल तीसरा सही। ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, द यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमिटी इज द कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। किसका है ये कमेटी? जनरल असेंबली कमेटी है। और यहाँ क्या कह रहा है ये कि सुरक्षा परिषद कमेटी। गलत हो गया, कमेटी है यूएन की, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नहीं है, यूएन जनरल असेंबली की कमेटी है, इसलिए गलत हो गया यहाँ पे। दूसरा देखो, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अ क्रेडेंशियल कमेटी इज अपॉइंटेड एट बिगिनिंग ऑफ ईच रेगुलर सेशन ऑफ जनरल असेंबली। यहाँ क्या कह रहा था कि यह परंपरागत रूप से हर साल, गलत है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, हर साल जनरल असेंबली से पहले होगा। और तीसरा करेक्ट है, इट इज द मेन पर्पस टू रिपोर्ट द असेंबली रिगार्डिंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव्स।
यह उनके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में असेंबली को रिपोर्ट करता है। सही। 47 पोलर कोड। क्या सवाल है, बहुत शानदार सवाल। सिर्फ अगर आपको पता हो कि पोलर कोड क्या, आप कर लेंगे। पोलर कोड जानते हैं क्या है? यह इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी है जो जहाजों को चलाए जाने के लिए, उनके फुल रेंज के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन, उनके इक्विपमेंट, उनके ऑपरेशन, उनके ट्रेनिंग, उनके रिसर्च, उनके रेस्क्यू के लिए दिया जाने वाला कोड है पोलर कोड। तो आइए पढ़ते हैं। इट इज द इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ शिप। हो गया खत्म, पहला ही सही है। इट इज द, यह ध्रुवीय जल में चलने वाले जहाजों की सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है, बस और कुछ नहीं है, बाकी ये सब गलत है। ये क्या है? इंटरनेशनल कोड है सेफ्टी ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग पोलर वाटर्स। क्लियर? ये देख लीजिए। पोलर कोड इज इंटरनेशनल कोड फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। The polar code covers full range of design, construction, equipment, operational, training, search, rescue, environmental protection matters relevant to the ship operating in the inhospitable water surrounding the two poles. Clear है? दोनों पोल के बीच जो भी जहाज यात्रा करेगा उसके लिए बनाया गया कोड है। आइए 48वां सवाल देखते हैं हम लोग। With reference to the United Nations General Assembly, consider the following statement. The UN General Assembly can grant observer status to non-member states. कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में उनके कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है गैर सदस्य राज्यों को भी पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकते। बिल्कुल सही, दे सकते हैं। तमाम ऐसे ऑब्जर्वर मेंबर हैं जो यूएन जनरल असेंबली के मेंबर नहीं है। दूसरा कहता है, ये पहला सही था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली। कहता है अंतर सरकारी संगठन जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वह भी इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा बिल्कुल प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल प्राप्त कर सकता है। और तीसरा कहता है कि परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर्स। कहा कि यह जो है स्थायी पर्यवेक्षक जो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपना मिशन अकम्प्लिश कर सकता है, बना सकता है। तीनों सही है, डी इज द राइट आंसर। आइए देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द यूएन जनरल असेंबली में ग्रांट नॉन मेंबर स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर एंटिटीज टू परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस। सही है। जनरल असेंबली डिसाइडेड टू ऑब्जर्व स्टेटस, डिसाइडेड दैट ऑब्जर्वर स्टेटस would be confined to states and intergovernmental organizations whose activities cover matter of interest to the assembly। and तीसरा वाला भी करेक्ट है। permanent observer may participate in the session and working of the general assembly and maintain the mission at UN headquarters। 49वां सवाल कहता है with reference to the टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहा टी बोर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कहा द टी बोर्ड इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही है, ये टी बोर्ड जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे पार्लियामेंट ने टी एक्ट के तहत बनाया था। कैसे बनाया था? टी एक्ट था 1953 का, उसके तहत इसे बनाया गया है। दूसरा वाला जो है वो देखते क्या है, इट इज रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। गलत है, यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के तहत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये गलत है। ये किसके तहत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। द टी बोर्ड्स हेडक्वार्टर इज एट कलकत्ता है, कोलकाता। ये भी गलत है, कोलकाता है। द बोर्ड्स हैज ओवरसीज ऑफिसेज इन दुबई एंड मॉस्को। यस, ये सही है। इसका जो ऑफिस है वो दुबई में है, मॉस्को में है और लंदन में है। इसके 4 ऑफिसेज हैं, कोलकाता, दुबई, मॉस्को एंड लंदन। यानी पहला और चौथा सही है, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। टी बोर्ड ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्रिएटेड अंडर टी एक्ट 1953। बोर्ड ऑफ यात्रा कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, हेडक्वार्टर्स कैलकाटा बता दिया मैंने।
कलकत्ता, लंदन, मॉस्को एंड दुबई, ये इसके 4 सेंटर हैं, आउटसाइड 4 सेंटर हैं इसके टोटल। आइए 50वां सवाल हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। आप समझते हैं ग्रीन वॉशिंग क्या है? जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल नहीं बल्कि हार्मफुल होते हैं, तो उन पे वह जो है एक फाल्सिफिकेशन के थ्रू, गलत मैसेज के थ्रू या गलत एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या करती हैं, उन्हें इको फ्रेंडली बना करके प्रेजेंट करती हैं और इसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि केमिकल प्रोडक्ट को भी हर्बल प्रोडक्ट बना के लोग बेच देते हैं, कहता है केमिकल नहीं हर्बल, जबकि सिर्फ केमिकल होता है या हर्बल होता ही नहीं। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि आपका वो प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली नहीं है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, जो पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं बल्कि नुकसानदायक है, उसको गलत तरीके से झूठ बोल करके क्या करना, मार्केट में दे देना, उसे मार्केट में ला देना। कैसे? झूठ बोलकर। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रीन वॉशिंग। आइए पढ़ लिया जाए। Conveying a false impression that companies' products are eco-friendly and environmentally sound। गलत, सही हो गया, खत्म बात। यह गलत धारणा देना कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और मतलब पर्यावरण और इको फ्रेंडली है और पर्यावरण के अनुकूल है। पहला गलत है, बाकी सब गलत है, पहला ही सही है इसका। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। आइए देखा जाए। ग्रीन वॉशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन or providing misleading information about how the company products are more environmentally sound। Greenwashing is considered as unsubstantiated claim to deceive the consumers। इसको मानते हैं कि कस्टमर को क्या कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, आप बता रहे हो कि प्रोडक्ट क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आइए 51वां सवाल आपके स्क्रीन पे। Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? देखो, मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स चावल का खेत होता है। धान का खेत जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है मीथेन का, और नाइट्रस ऑक्साइड का भी सबसे बड़ा सोर्स होता है राइस। हाँ, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा साइंस में कि धान के खेत से क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। Methane and nitrous oxide are emitted from conventional and modified rice cultivation system। चावल की खेती से ही ये दोनों मिलता है। बोलो क्लियर है? आइए अगला सवाल है 52वां सवाल। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी गहन चावल की जो खेती है उसके बारे में सवाल है। इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड आर प्रैक्टिसेस इन रिजल्ट ऑफ। कहा कि खेती की चावल गहनता की प्रणाली, जिसमें चावल के खेतों को वैकल्पिक रूप से गीला करने और सुखाने का अभ्यास किया जाता है, इससे क्या फायदा होता है? इससे क्या फायदा होता है? कहता है इसका पहला फायदा है कि कम बीज की आवश्यकता होती है। जो चावल का खेत को पहले गीला कर लिया जाएगा और फिर सूखा किया जाएगा और उसके बाद उसमें खेती की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे मीथेन भी कम उत्पादित होता है और इससे कम बिजली की खपत। तीनों सही है, तीनों सही। डी, द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI includes a method called alternate wetting and drying, which is a form of controlled or intermittent irrigation of the rice crop। The benefits from the program include reduction in methane emission from traditional rice cultivation। कहा कि जो ट्रेडिशनल राइस कल्टीवेशन है, इस विधि से उससे मीथेन कम आएगा बाहर। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वाटर कंजम्पशन, उसमें खेत को कम पानी चाहिए, कम सिंचाई में भी क्या होगा, फसल अच्छा होगा। एंड क्रॉप यील्ड्स आर मेंटेन्ड नॉट अफेक्टेड निगेटिवली, और कहा जो चावल का उत्पादन है, जो फसल है, वो भी मेंटेन रहेगा, उसमें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? और अगर पानी कम चाहिए और मान लीजिए अगर आप सिंचाई बिजली से कर रहे हैं तो आपको बिजली भी तो कम लगेगा।
तीनों सही था। अगर आप बिजली से सिंचाई कर रहे हैं तो आपको बिजली भी तो कम लगेगा, सिंपल। अच्छा, और क्या इम्पैक्ट से देखिए, द इंक्रीज पैडी यील्ड्स यूजुअली 20 to 50% एंड समटाइम्स 100% और मोर। कहा कि यह जो चावल का प्रोडक्शन है वह 20 से 50% कई बार बढ़ जाता है और कई बार तो जस्ट डबल हो जाता है, 100% बढ़ जाता है। टू रिड्यूस रिक्वायर्ड सीड्स ऑफ ट्रांसप्लांटिंग 60 to 80%। कहा बीज की जो जरूरत है वो कम होता है, कम बीज से ज़्यादा प्रोडक्शन, 60 to 80% बीज आपका कम लगेगा। और कहा टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एग्री केमिकल्स। कहा आपका जो रासायनिक उर्वरक है उसकी भी खपत को ये कम करता है और पानी बचाएगा कितना, 25 से 50%। और टोटल ओवरऑल आपके जो खेती का जो कॉस्ट है उसमें 10 से 20% तक की कमी आती है और किसान का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। ठीक है। 53rd क्वेश्चन, Which one of the following lakes of West Africa has been dry and turned into a desert? कहता है दक्षिण अफ्रीका का वह पश्चिम अफ्रीका का वह कौन सा झील था जो पहले सूखा और बाद में रेगिस्तान हो गया। विक्टोरिया में पानी है, झील ओगुटा में भी पानी है, वोल्टा में पानी है। इसका सही जवाब है झील फैगुबाइन। झील फैगुबाइन जो है पहले सूखा और बेचारा पानी मतलब डेजर्ट हो गया। गॉट इट। अगला 54, गांडीकोटा केन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कहता है कि गांडीकोटा घाटी है, गांडीकोटा दक्षिण भारत की घाटी है, यह जो है किस नदी के द्वारा बनाई गई है। कावेरी, पेन्नार, मंजीरा या तुंगभद्रा। इसका सही जवाब है पेन्नार। इसका सही क्या है, पेन्नार। पेन्नार जो है गांडीकोटा जो है वो छोटा सा गांव है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे जो नदी है वो पेन्नार नदी के द्वारा बनाया गया झील है। देखिए लिख लीजिए ऑप्शन सी। गांडीकोटा बहुत छोटा सवाल है भारत के भूगोल से। गांडीकोटा इज अ स्मॉल विलेज इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। कडप्पा की खाने बड़े फेमस हैं ऑफ आंध्र प्रदेश। द विलेज इज मेजरली नोन फॉर हाउसिंग एंड स्पेक्टेक्युलर जॉर्ज विच इज फेमसली एडजस्ड as the Grand Canyon of India and stunning George has been created by the water of famous river Pennar। पेन्नार नदी से कई खड्ड बनते हैं, कई जॉर्ज बनते हैं और कई कैन भी बनते हैं। 55वां सवाल आपके स्क्रीन पे कहता है नामचा वरबा फॉलोइंग पीक्स कहाँ है। नामचा वरबा, नंदा देवी और नौकरेक। कहता है कि कौन सा विच आर द करेक्टली मैच्ड। विच आर द करेक्टली मैच्ड। देखो नौकरेक जो है वो मेघालय में है, मेघालय हिमालय में। ठीक है, इन तीसरा गलत हो गया। तीसरा जहां होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। और नामचा वरबा जो है वो कहाँ है ये पूछा है, तो ध्यान दीजिए कि नामचा वरबा जो है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में है, यानी गढ़वाल हिमालय में होने का चांस ही नहीं है। कहाँ है, ब्रह्मपुत्र घाटी, यानी सिर्फ 2 सही है, बी इज द राइट आंसर। आइए देखा जाए। नामचा वरबा इज एन आइसोलेटेड पार्ट ऑफ साउदर्न ईस्ट तिब्बत, रेयरली विजिटेड बाय आउटसाइडर्स। इट इज स्टैंड इनसाइड द ग्रेट बैंड ऑफ यार्लुंग तांग्सपो रिवर। तांग्सपो मतलब सांगपो, ये सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र। And the river enters its notable gorge across the Himalaya, emerging the Siong and became the Brahmaputra। सांगपो है तिब्बत में, वो फिर नेपाल में आएगी, सियांग हो जाएगी और भारत में आएगी, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी। क्लियर है। और गढ़वाल हिमालय का है उत्तराखंड में। ये बात हो रही कहाँ, ब्रह्मपुत्र के तिब्बत के बॉर्डर पे, यानी केवल बी वाला ही सही था, बाकी सब गलत थे। ठीक है, क्लियर। 56 question, the term Levant often heard in news roughly correspondent to which of the following regions। कहा लेवेंट जो है मोटे तौर पे अक्सर समाचार पत्रों में सुना जाने वाला शब्द है। लीवेंट से आप क्या समझते हैं, लीवेंट कौन सा क्षेत्र है, ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स है लीवेंट। लीवेंट जो है हाँ ये रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स।
समाचार पत्रों में अक्सर सुना जाने वाला जो शब्द है लेवेंट, वह पूर्वी भूमध्य सागरीय तटों से संबंधित क्षेत्र है। कहाँ से क्षेत्र है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तटों से मिलने वाला या जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, लेवेंट। The region along the eastern Mediterranean shore, roughly corresponding to modern day Israel, Jordan, Lebanon, Syria and certain adjacent areas. Okay. 57 कहता है कि consider the following countries: Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. Which of the above have borders with Afghanistan? इनमें से कौन सा जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा मिलाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान यही तीन मिलाते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अफगानिस्तान इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड। नियरेस्ट कोस्ट लाइज अलोंग द अरेबियन सी अबाउट 300 माइल्स टू साउथ एंड बिकॉज ऑफ both its isolation and volatile political history, it remained one of the most poorly surveyed areas of the world, and it bounded to east and south by the Pakistan. ठीक है, to west by the Iran and the north by the central eastern state of Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan. It also had a short border with Xinjiang of China. ठीक है, 58वां सवाल है, 1 2 3 4 कहता है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है मोनाजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स, यानी मोनाजाइट जो है वह रेयरली अर्थ में पाया जाने वाला एक कंटेंट है। सही। मोनाजाइट कंटेंट्स थोरियम, जी बिल्कुल, मोनाजाइट जो है थोरियम का सब्सटेंस है। और उसका कहता है मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। ये गलत है। मोनाजाइट जो है वह पूरे भारत के कोस्टल सैंड में नहीं पाया जाता है। तीसरा गलत है, यानी ये गलत, ये गलत, देखिए तीसरा गलत, ये गलत, ये गलत और ये गलत। खत्म। बी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं, ये खूबसूरती है यूपीएससी के सवालों। हमेशा एलिमेंट, आपको एक चीज बताऊं जी, बस हो जाएगा। इन इंडिया द गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। बिल्कुल, जो मोनाजाइट है उसे केवल और केवल सरकार या सरकारी संस्थान ही क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं या भारत के बाहर बेच सकते हैं। और आज जो है मोनाजाइट वह उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु इन सब जगहों पे पाया जाता है, लेकिन वहाँ के बालू में नहीं। कोस्ट पे तो है लेकिन बालू में नहीं। ठीक है, आइए देखिए बी सही हो गया इसका। मोनाजाइट इज अ मिनरल मेनली कंटेनिंग रेयर अर्थ्स एंड थोरियम a prescribed substance to be handled by the Department of Atomic Energy. Accordingly, the India Rare Earth Limited, wholly owned by the Government of India. यानी इस पर केवल और केवल कब्जा किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसकी जरूरत क्यों है? तो मोनाजाइट और थोरियम की जरूरत है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को, परमाणु ऊर्जा विभाग को इसकी आवश्यकता होती है। आम आदमी इसका निष्कर्षण या इसका विक्रय नहीं कर सकता है। 59वां सवाल आपके स्क्रीन पे। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, गलत है। सेकेंड हाफ सही है, सेकेंड हाफ का सही जवाब होगा। जून का सेकेंड हाफ जो है वह सबसे लंबा दिन होता है। जून महीने की दूसरी छमाही, मतलब सेकंड हाफ, छमाही नहीं कहेंगे, दूसरा 15 दिन, 15 डेज। ठीक है, दूसरा पक्ष, इसे कहते हैं समर सॉलिस्टिस, यानी ग्रीष्म विषुव। ग्रीष्म
विश्व। 20 या 21 जून को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, और 21 या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। ठीक है, क्लियर है। 60वां सवाल कहता है वेटलैंड या लेक और उसका लोकेशन। होकरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, होकरा वेटलैंड, ये होकेरा वेटलैंड जो है कश्मीर में है। ठीक है, मैं एक बार लिखता भी चल रहा हूँ। रेणुका जो है ये हिमाचल प्रदेश सही है। रुद्रसागर जो है त्रिपुरा सही है। और ये कहता है सस्थानम कोट्टा लेक, ये केरला में है, केरला में। ठीक है, तो अब कहता है होकरा कहाँ है? होकरा है जम्मू कश्मीर में, ये सही है, ये सही है। तो कहता है कितने पेयर सही हैं? तो इसमें केवल 2 पेयर सही है। कितने पेयर सही है? केवल 2 पेयर सही है। और यहाँ पे 41 से 60 20 सवालों का ये छोटा सा श्रृंखला पूरा हुआ। हम लोग अगले सीरीज में बात करेंगे 61 से 80 क्वेश्चंस की। तो अभी के लिए यहीं तक, आप इसको देखते रहिए, इसका नोट्स जरूर है। प्लीज नोट डाउन ऑल थिंग्स। Please must have the copy of explanation and just think कि UPSC asked the question is so simple and how simple, थोड़ी सी बात। और कहाँ है कि आपको 100% सवाल करना है UPSC में। You have to solve 50% only। लास्ट ईयर का कट ऑफ 42 क्वेश्चन था, यानी 84 मार्क्स। यानी अगर आपके 42 सवाल सही हो गए माइनस मार्किंग हटाने के बाद, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स, एंड दैट इज नॉट अ बिग डील। एग्जैक्टली, जस्ट बिलीव मी, दैट इज नॉट अ बिग डील। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग। जय हिंद। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू कमेंट हाउ वाज द सेशन। जय हिंद।